स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल के साथ। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या तो 4 मार्क के क्वेश्चन में या तो 8 मार्क के क्वेश्चन में इसको ज़रूर पूछा जाएगा। तो कौन थे ये हेनरी फ्योल? हेनरी फ्योल एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे जिन्होंने अपना करियर 19 इयर्स की एज में स्टार्ट किया। जब इन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो उनकी कंपनी की हालत जो थी वो बहुत ख़राब थी, यहाँ तक कि बैंकरप्सी की ओर जा रही थी। ऐसे में हेनरी फ्योल ने अपनी समझदारी, अपने प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए उस कंपनी को सरवाइव कराया, और 30 साल बाद जब हेनरी फ्योल ने उस कंपनी से रिटायरमेंट ली तो वो कंपनी फ्रांस की सबसे अच्छी कंपनियों में गिनी जाने लग गई। हेनरी फ्योल ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में आने वाले प्रॉब्लम सिचुएशन को ऑब्जर्व किया, उन पे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रपोज्ड किया अपने फेमस बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन में। ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल थॉट्स ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि ये फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन थे, तो आंसर है हेनरी फ्योल। इनके ये 14 प्रिंसिपल है जिसको हम हर एक प्रिंसिपल को ब्रीफ में देखेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट। तो हेनरी फ्योल का ये कहना है कि जब भी आप अपने एम्प्लॉय को कोई वर्क असाइन करते हो तो आप ये देखो कि वो उस काम के लिए कैपेबल है, उसमें वो क्वालिटीज़ है कि नहीं। अगर वो क्वालिटीज़ या वो कैपेबल नहीं हुआ तो आपके इफेक्टिवनेस में फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, हम सब ने क्रिकेट मैच खेला है और देखा भी है, तो इसमें बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, फील्डिंग, बैट्समैन, कैप्टनसी। हम हर एक रोल उसे ही देते जो वो अच्छे से कैपेबल हो, जिसमें क्वालिटीज़ हो काम करने की। बॉलर से बैटिंग और बैट्समैन से बॉलिंग नहीं करा सकते। ऐसे ही सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी हम उसी बंदे को वो काम असाइन करना चाहिए जिसमें वो कैपेबल हो। सेकेंड पॉइंट, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी हम किसी को कोई अथॉरिटी देते तो उसी के साथ साथ उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है। जैसे कि MS धोनी इंडिया के कैप्टन थे तो ये अथॉरिटी थी उनके पास, तो अगर इंडिया मैच हार जाती है तो ये उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप किसी मैनेजर को कोई काम एक स्पेसिफिक टाइम में करने के लिए कहते हो और वो काम वो उस टाइम में नहीं कर पाता है तो ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैनेजर को ही अथॉरिटी दी गई थी कि आपको ये काम इतने समय में खत्म करना है। थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। हेनरी फ्योल कहते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और हर एक एम्प्लॉय को उस रूल्स एंड रेगुलेशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी लेवल, इफेक्टिवनेस बनी रहे और वो जल्द से जल्द अपने गोल को अचीव कर सके। पॉइंट नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब होता है कि जैसे कि आप ये फर्स्ट डायग्राम देख रहे हैं, ये फर्स्ट डायग्राम में एक ये सुपीरियर है और ये सारे सबऑर्डिनेट्स है, और सेकंड डायग्राम में 2 सुपीरियर है और 3 सबऑर्डिनेट है। राइट अप्रोच ये है कि एक सुपीरियर होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली 1 सुपीरियर, जिससे कि सबऑर्डिनेट के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो, उनके बीच में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि वो किसके ऑर्डर को फॉलो करे और ना करे। जैसे कि यहाँ पे आप रॉन्ग अप्रोच में देख रहे हो, 2 सुपीरियर है और 3 सबऑर्डिनेट है। यहाँ जो ऑर्डर रिसीव हो रहा है वो ये 2 लोगों से हो रहा है। ऐसे में आपके सबऑर्डिनेट जो होते हैं, जूनियर स्टाफ जो होते हैं, ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि उनको ऑर्डर किन का मानना है, ये फर्स्ट वाले का कि ये सेकेंड वाले का। प्रिंसिपल नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ऐसे में ये वाले पॉइंट में कहा जाता है कि देयर शुड बी 1 हेड एंड 1 प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। एक जो आपके सुपीरियर है वही आपकी पूरी टीम को लीड करना चाहिए। हर एक टीम मेंबर को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है ये क्लियर होना चाहिए, वो एक ही ऑब्जेक्टिव पे काम करे और उन्हें एक ही बंदा लीड करे, एक ही प्लान पे। जैसे कि आप देख रहे हो थोड़ा सा फास्ट हो रहा है क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो ये ऑलरेडी एक डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हो। पॉइंट नंबर 6, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट।
इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक तो आपका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट होता है और एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होता है। तो आप जब भी कोई डिसीजन ले तो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कम इम्पोर्टेंट दे और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को हमेशा ध्यान में रखे। पॉइंट नंबर 7, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का पहले मतलब समझिए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सारे पावर एक ही बंदे के पास होना। जैसे कि आप ये रेड देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो रेड बॉल है इसका मतलब है सारे पावर इसके ही पास है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि ये अपने पावर जो है अब थोड़े थोड़े पावर दूसरे लोगों को असाइन कर देता है। जैसे कि ये पहली टीम है जिसमें मेन पावर जो है ये इसके पास है, ये दूसरी टीम है जिसके पास मेन पावर इसके पास है। यानी कि ये फर्स्ट सेंट्रलाइजेशन में सारे पावर इसके ही पास है और डिसेंट्रलाइजेशन में इसने अपने अपने पावर थोड़े थोड़े असाइन कर दिए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस। दोनों में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए कि कहाँ पे सेंट्रलाइज पावर यूज होना चाहिए और कहाँ पे डिसेंट्रलाइज पावर होना चाहिए। जैसे कि छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे सेंट्रलाइज पावर होना चाहिए और जहाँ पे बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी जो आप अपने एम्प्लॉय को उनके वर्क के बदले देते हो। appropriate remuneration to staff or employee is the principle to keep them satisfied financially। यानी कि आपको अपने एम्प्लॉय को सफिशिएंट सैलरी देनी है जिससे कि वो अपने काम को एफिशिएंट तरीके से करते रहे। उन्हें ये ना लगे कि वो जितना काम करते हैं उनको उतनी सैलरी नहीं मिलती। द रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। यानी जब आप रेम्यूनरेशन फिक्स करते हो, यानी कि आप किसी भी अपने एम्प्लॉय की सैलरी जब आप फिक्स करते हो तो आपको देखना है कि उसके पास स्किल्स कितनी है, उसके एक्सपर्टाइज कितनी है, उसके पास नॉलेज कितना है, उसने कितने सालों का उसके पास एक्सपीरियंस है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए और कंपनी की प्रॉफिट कितनी है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपको अपने एम्प्लॉय के सैलरी को फिक्स करना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। यानी कि अगर आप बात करना चाहते हो, जैसे कि अगर आप लो लेवल पे काम करते हो, जैसे कि आप ये हायरार्की यानी कि डी कैटेगरी, उसके ऊपर सी कैटेगरी, यानी कि बहुत ही जूनियर स्टाफ होते हैं, उसके बाद थोड़े सीनियर सी, उससे थोड़ा सीनियर बी और सबसे टॉप लेवल पे जो सीनियर है वो है ए। तो अगर आप डी हो और आपको दूसरे डिपार्टमेंट के जी से बात करनी है तो आपको एक हायरार्की फॉलो करनी होगी। डी सी को बताएगा, सी बी को बताएगा, बी ए को बताएगा और फिर इस तरीके से नीचे आएगी। इसमें कैसा होता है, ये ट्रेडिशन वे होता है कम्युनिकेशन का जिसमें काफ़ी टाइम चला जाता है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। ऐसे में हेनरी फ्योल का कहना है कि आपको गैंग प्लान यूज़ करना है। गैंग प्लान का मतलब होता है ये जो डी है ये सीधा इस जी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। फॉर अवॉइडिंग दिस लॉन्गर चेन एंड टू टेक स्पीडी डिसीजन, क्रॉस कम्युनिकेशन और डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज फॉलोड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज गैंग प्लान। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है कि हर चीज़ उसके सही जगह पे होना चाहिए। On a place for everything and everything in its place. Human resources and materials should be in the right place at the right time for maximum efficiency। यानी कि आपको ह्यूमन पावर हो या आपकी मशीनरी हो, ये सही जगह पे होनी चाहिए। अगर आपकी मशीनरी सही जगह पे नहीं है या आपके एम्प्लॉय सही जगह पे नहीं है तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, वेस्टेजेस ज़्यादा होंगे, एफिशिएंसी लेवल कम होगी और आपकी कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएगी, जिससे कि वो गोल भी अचीव नहीं कर पाएगी। पॉइंट नंबर 11, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब होता है कि सुपीरियर हो या सबॉर्डिनेट हो, सीनियर या जूनियर, किसी भी तरीके की कोई स्टाफ हो, उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भले ही वो टाइम को लेके हो या उनकी सैलरी को लेके हो। प्रिंसिपल नंबर 12, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। यानी कि आप जब कभी भी किसी भी एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हो तो मैनेजमेंट को यह अश्योरेंस देना है कि आपके जॉब की स्टेबिलिटी यहाँ पे है। जब एम्प्लॉय को ये अंदर से फीलिंग आती है कि उनकी जॉब सिक्योर है तो ज़्यादा अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से वो वहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे उनका ग्रोथ दिखता है। पॉइंट नंबर 13, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव।
हेनरी फ्योल का कहना है कि आप के पास जितने भी एम्प्लॉय है वो वॉलंटरी काम करने के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। आपने उनको कोई वर्क असाइन किया तो वो सामने से इनिशिएटिव लेना चाहिए और आपको भी इतना फ्रीडम देना चाहिए कि वो अपना इनिशिएटिव ले सके। द फ्रीडम ऑफ थिंक and work on a new ideas encourage employees to take initiative while working on the given task। और जब आप खुद के इनिशिएटिव लेते हो तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। लास्ट पॉइंट, लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट कॉर्प्स। इसका जो मतलब होता है वो होता है टीम वर्क। हेनरी फ्योल के हिसाब से जब टीम वर्क में काम होती है तो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम, बड़े बड़े सिचुएशन को भी आप क्विकली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो होते हैं एक ही चीज़ पे सोचते होते हैं, जिससे कि जो प्रॉब्लम होती है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाती है।